सकते हैं इंटरप्ट करके, कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी चीज़ को रिपीट करके बताना हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लास्ट क्लास से कनेक्टेड होंगी। लास्ट क्लास में हमने जॉफ्री चौसर तक देख लिया था। जॉफ्री चौसर मतलब कोई 1400 के आसपास तक। ठीक है, आज उससे आगे हमारा क्लास होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आप सबका सबसे पहले वेलकम है इस क्लास नंबर 3 पर। ठीक, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपना क्लास कुछ पोइट्री के लाइन से शुरू कर रहे हैं और इस लाइन को लिखा है माया एंजलो ने। अच्छा, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड सारा बता दूंगा। सबसे पहला लाइन है, लीविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज into a daybreak that's wondrously clear I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, पर्टिकुलरली अमेरिका में कॉलोनी बनाए हुए थे। ब्रिटिश लोगों ने बहुत जगह कॉलोनी बनाया था, लेकिन बहुत छोटे छोटे में भी कंट्री में थी, बड़े बड़े कंट्री में थी। इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री थी जहाँ पर इन लोगों की कॉलोनीज़ थी। तो होता क्या था कि उस टाइम में स्लेव ट्रेड हुआ करता था। स्लेव ट्रेड मतलब कि वो एक छोटे से अंडर डेवलप्ड कंट्री से जो है लोगों को उठा करके दूसरे कंट्री में जो बेच दिया करते थे, मतलब गुलामों की तरह। दास प्रथा नाम से आपने सुना होगा हिस्ट्री में, उसी को स्लेव ट्रेड कहते। तो और अमेरिका के लोगों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा किया जाता था कि उनको उठा के वहाँ से अमेरिका में जो है बेच दिया जाता। अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका में बहुत से, मतलब वहाँ तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, इंग्लिश लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, तो वो लोग वाइट हैं, वाइट कहा जाता है। लेकिन साथ में वहाँ पर आपको बहुत से ब्लैक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग कौन है भैया? वो लोग जो है आपको वही स्लेव लोग, उनके एंसेस्टर स्लेव लोग थे। ठीक, जिनको साउथ अफ्रीका से यहाँ पर स्लेव के लिए ट्रेड किया गया था, उनको यहाँ बेच दिया गया था। उन्हीं के जो है ये लोग डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उन्हीं के बाल बच्चे हैं, जिनको अभी ब्लैक अमेरिकन कहा जाता है। तो उसी में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर थी। जब आप अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ेंगे ना या ब्लैक लिटरेचर को, तो माया एंजलो का नाम बहुत ऊपर आएगा। ये उन्हीं का ये लिखा गया हुआ है। तो वो कह रहे कि लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर। ऑब्वियसली बात है कि जब आपको जब आपको दास की तरह, गुलाम की तरह काम करवाया जाएगा तो आपके अंदर टेरर, ठीक है, और फियर हो गए। तो ये बताया कि लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर, कि अपने पीछे जो है उन डरावनी रातों को छोड़ते हुए, इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर, कि अब जो आने वाला समय होगा, डे ब्रेक कहते हैं दिन का खुलना, वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गेव, कि अपने एंसेस्टर्स के गिफ्ट को लेते हुए आई एम द ड्रीम एंड होप ऑफ द स्लेव, मतलब ये बोले कि मैं जो है, जो स्लेव लोग हैं ये थे, उनकी मैं ड्रीम हूँ और होप हूँ कि मैं कुछ करूँगी उनके लिए, मतलब उनके जो है राइट्स के लिए, उनके इमेंसिपेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूँगी। आई राइज, आई राइज, आई राइज। तो ये उस टाइम का लिखा गया पोम है, और उसी, मतलब ये एक बड़ा सा पोम है, लगभग 3-4 स्टेंजा का होगा, उसी का ये लास्ट स्टेंजा है। और पोम का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टिल आई राइज, यहाँ पर ये इसका टाइटल है, और ये इसके लिखा है माया एंजलो ने। ठीक, तो इसी तरह से मतलब ये कह रहा है कि देखिए, आप भले ही दास रहे हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जब एक बार ठान लेते हो आगे बढ़ने का, यू कैन एक्चुअली बिकम ग्रेट एंड यू कैन एक्चुअली ब्रेक ऑल दोज हिंड्रेंसेज एंड शैकल्स। तो ये हो गया। चलिए, हमेशा की तरह हम पहले अपना क्लास फिगर ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे, या फिर लिटरेरी टर्म्स। इसे फिगर ऑफ स्पीच भी मिला हुआ है और लिटरेरी टर्म्स भी मिला हुआ है। फिर इसके बाद हम जो अपना मेन लिटरेचर का पार्ट है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको कवर करेंगे। आज के क्लास में हम द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जिसको हम रेनेसांस भी कहते हैं या अर्ली मॉडर्न भी कहते हैं, उसी को हम कवर करेंगे। ठीक है, और शेक्सपियर के पहले तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे। मतलब शेक्सपियर के जो प्रीकर्सर थे या प्रीडेसेसर्स जिनको बोलते हैं वो थे, उनसे पहले जो भी मेजर माइनर ऑथर थे उनको हम कवर कर लेंगे। और फिर अगली क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम पूरा एलिजाबेथन एज को कवर करेंगे,
शेक्सपियर को सारा कवर करेंगे, यूनिवर्सिटी विथ सारा 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 सारा। तो अगला क्लास जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एलिजाबेथन पीरियड से बनते हैं, क्योंकि उसको गोल्डन पीरियड ऑफ जो है इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि उसमें विलियम द शेक्सपियर हैं और भी बहुत सारे हैं, क्रिस्टोफर वाले मार्लो हैं। तो ये सारा हो गया। तो आज उससे पहले हम सारा कवर कर लेंगे। अगले संडे को जो हम क्लास लेंगे उसमें एलिजाबेथन पीरियड का हम मेन चीज़ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जो है ग्रामर में भी एक आता है, और एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअली ये पिछले ही क्लास का पॉइंट था, लेकिन मैं ग्रामर का पॉइंट बताने लगा और इसको जो है भूल गया। तो पिछले क्लास में हम ग्रामर से रिलेटेड एपोस्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट देखे थे कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल अगर है तो वहाँ पे GIRLS, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगेगा, सीधे एपोस्ट्रॉफी, नो एस, हॉस्टल। और एक और देखे थे, सॉरी नॉइज़ आ रहा होगा, इधर गाड़ियाँ कुछ चल रही है। एक और देखे थे कि जब कोई नाम, प्रॉपर नाम जैसे डिकेंस, मॉसेस, क्राइस्ट, कोई भी नाम एस पर ख़त्म हो रहा हो तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा सकते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं होता था, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का होता था कि अगर सिर्फ और सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे तो उसको हम ऐसे ही बोलेंगे, जैसे डिकेंस नॉवेल्स, लेकिन अगर हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगा दिए तो सिज हो जाए, डिकेंसिस नॉवल, डिकेंसिस नॉवेल्स। इस तरह का ये था। आज चलते हैं अपने फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रॉफी क्या होता है। वो ग्रामर का टॉपिक था और ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच लिटरेचर का पार्ट है। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है एपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस सम और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट। इसको ध्यान में रखना, नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी। द एंटिटी बीइंग एड्रेस्ड कैन बी एब्सेंट, ठीक है, डेड, इमेजिनरी पर्सन, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो, ठीक है, इसको छोड़िए, हम सीधे बता देते हैं। एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे चीज़ को रेफ़र करेंगे या हम किसी ऐसे चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे जो या तो एब्सेंट हो, डेड हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, इमेजिनरी हो, ठीक है, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो। ठीक, उसको हम जब एड्रेस करते हैं तो इसको हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक, बस इतना बात है कि किसी ऐसे चीज़ के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो या तो एब्सेंट है, डेड है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी है, ठीक है, इनएनिमेट है, मतलब निर्जीव जिसे कहते हैं, मरा हुआ, इनएनिमेट है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक पोम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो यहाँ पर डिस्क्राइब, रेफर किसको किया जा रहा है? स्टार को, जो कि क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। ठीक, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए किसका एग्जांपल हो गया? एपोस्ट्रॉफी का। ठीक, ये एक एपोस्ट्रॉफी एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो गए, जैसे कि आप किसी, फॉर एग्जांपल अभी हम अगर महात्मा गांधी को रेफ़र करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें कि ही इज़, या बोले कि महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर, तो यहाँ पर हम एक ऐसे चीज़ को या ऐसे आइडिया को रेफ़र कर रहे हैं जो कि डेड है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक एपोस्ट्रॉफी एग्जांपल हो जाएगा। या जैसे अभी हम विलियम शेक्सपियर को रेफ़र करें तो वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी का। ठीक, तो ये बात हो गई एपोस्ट्रॉफी की। ठीक है, आगे आते हैं। अगला हमारा है एसोनेंस। अच्छा, एसोनेंस से पहले लास्ट क्लास में आपको बताया गया था एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन में हमको बताया गया था, खैर आज भी हम देखेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में बेसिकली रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट अगर हो रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अब एसोनेंस है। एसोनेंस क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वाउल साउंड रिपीट्स विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बस यही है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो एलिट्रेशन, और जब वाउल साउंड रिपीट होगा तो क्या होगा? एसोनेंस। ठीक, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए, हु गेव न्यूट एंड स्कूटर द ब्लू ट्यूना, इट वॉज टू सून। ठीक, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ये तीन चीज़ों को आप देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि वाउल रिपीट करेगा, मतलब आई या ओ ए नहीं, वाउल साउंड बोला गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम वाउल से ही
सेम साउंड क्रिएट हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन के वर्ड से जो है सेम वाउल साउंड आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसोनेंस अगर्स व्हेन साउंड्स नॉट लेटर्स, ठीक, साउंड्स की बात हो रही है, नॉट लेटर्स रिपीट, कि वाउल साउंड का रिपीट होना, ना कि वाउल लेटर का रिपीट होना। इन द एग्जाम्पल अबव द ऊ साउंड, ऊ, हु, ऊ है ना, ऊ, न्यूट, न्यूट, ऊ, स्कू, ऊ, ब्लू, ऊ, टू, ट्यू, ट्यूना, ट्यू, ऊ दिख रहा है, टू, सून, ऊ, यानी कि हर जगह ऊ साउंड आ रहा है विच इज़ एक्चुअली अ वाउल साउंड। लेकिन अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर वो ऊ साउंड सिंपल ओ से क्रिएट हुआ, यहाँ पर ऊ साउंड ई डब्ल्यू से क्रिएट हुआ, यहाँ पर ऊ साउंड ओ से क्रिएट हुआ, यहाँ पर ऊ साउंड यू ई से क्रिएट हुआ, यहाँ पर ऊ साउंड यू से क्रिएट हुआ, और यहाँ पर ओ से, और यहाँ पर ओ से। ठीक, इससे ये बात क्लियर होती है कि एसोनेंस में we don't actually emphasize the repetition of vowel letters, rather our emphasis is on repetition of vowel sound which can be produced by couple of other vowel sounds। ठीक, तो हमारा emphasis यहाँ पर vowel sound का होता है, न कि vowel letter का। आपको एग्जाम्पल भी दिख गया यहाँ पर कि अलग अलग vowel को कॉम्बाइन करके भी सेम साउंड निकाला जा सकता है, तभी भी ये एसोनेंस का एग्जाम्पल होगा। सो वी हैव टू लुक फॉर vowel sound and not for vowel letters, कीप दैट इन माइंड। ठीक, ये पहला नोट हो गया। अगला है कि एसोनेंस डज नॉट रिक्वायर दैट वर्ड्स, ठीक है, विद द सेम वाउल साउंड्स बी डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम नेक्स्ट हो, उसके बाद ही हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये है और ये गेम में नहीं है, अगला है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसके ठीक बाद ही होगा। एसोनेंस अगर सो लॉन्ग एज आइडेंटिकल वाउल साउंड्स आर रिलेटिवली क्लोज टू, मतलब कि रिलेटिवली क्लोज है। ठीक, ऐसा नहीं कि एकदम नज़दीक हो, रिलेटिवली क्लोज है, जैसे यहाँ चलेगा। जरूरी नहीं कि पहला वर्ड हो गया उसके ठीक अगला वर्ड में होना चाहिए, फिर उसके अगला वर्ड में नहीं, रिलेटिवली क्लोज। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ड यहाँ पर आ गया और एक वर्ड स्टैंजा के लास्ट वर्ड में, तो इसको एसोनेंस नहीं बोलेंगे। रिलेटिवली क्लोज होना चाहिए, एटलीस्ट एक वर्स में या एक कपलेट के अंदर होना चाहिए, तब एसोनेंस होगा। अगला है कि एसोनेंट वाउल साउंड्स कैन अकर एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, कहीं भी, एट द बिगिनिंग और एंड, ठीक है, ऑन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिल्वर। ये देखिए, इससे पहले एक चीज़ ध्यान देखिए, एलिट्रेशन में बोला जाता है कि एलिट्रेशन जो रिप्रेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड होता है, यानी कि वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा, या फिर जो वर्ड में स्ट्रेस्ड सिल्बल है उसमें होगा, ये बोला जाता है। लेकिन एसोनेंस में साफ साफ लिख दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा स्टार्टिंग में होगा, नहीं, ये बिगिनिंग में भी हो सकता है, ठीक है, बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसके मिडिल में है, ठीक, ये इसके मिडिल में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लू एंड में है, यहाँ पर हु में एंड में है। ठीक, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग में ही हो। हाँ, एलिट्रेशन में ऐसा यूजुअली देखा जाता है, वहाँ भी रूल नहीं है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम कि बिगिनिंग में होता है, या फिर जो स्ट्रेस सिलेबल होता है वर्ड में उस पर होता है, उसमें वो साउंड होता है। लेकिन यहाँ पे तो कह दिया साफ साफ कि बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, स्ट्रेस्ड सिल्बल में भी हो सकता है, और अनस्ट्रेस्ड सिल्बल में भी हो सकता है। सो देयर इज़ नो रूल बाउंडेशन के स्टार्टिंग में भी होगा। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए, तो ये एसोनेंस क्लियर है। ठीक, एलिट्रेशन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सोनेंस पे चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एलिट्रेशन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। ठीक है, सीक्वेंस में आएगा नियर बाई वर्ड। यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट, ठीक है, ओनली टू कॉन्सोनेंट्स, एंड ओनली व्हेन, यहाँ पे देखिए, ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड एम्फेटिक बिकॉज इट बिगिन्स ए वर्ड। देख रहे हैं, बिगिन्स ए वर्ड मतलब वर्ड को स्टार्ट कर रहा हुआ, और अ स्ट्रेस्ड सिल्बल। अब यहाँ पर फ़र्क देखिए, एसोनेंस में साफ साफ कह दिया कि वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये नेसेसरी नहीं है कि शुरू में होगा या मिडिल में होगा या लास्ट में होगा, कहीं भी हो सकता है, स्ट्रेस्ड में भी हो सकता है, अनस्ट्रेस्ड में भी। लेकिन इन एलिट्रेशन व्हाट वी सी देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि ये ओनली कॉन्सोनेंट में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ तभी जब ये वर्ड को स्टार्ट करे, बिगिन्स अ वर्ड, देख रहे हैं, बिगिन्स अ वर्ड, और स्ट्रेस्ड सिल्बल को स्टार्ट करे, स्ट्रेस्ड सिल्बल को स्टार्ट करे, स्ट्रेस्ड सिल्बल को स्टार्ट करे विद इन अ वर्ड। समझ रहे हैं बात को? जैसे अगर लिखें हम SUNDAY, संडे, संडे, मंडे, तो यहाँ पर सन अनस्ट्रेस्ड है, डे, डे, डे स्ट्रेस्ड सिल्बल है, और अगला वर्ड लिखें मंडे, उसमें ही मन
अनस्ट्रेस्ड है, डे स्ट्रेस्ड है, लेकिन दोनों में ड साउंड आ रहा है, स्ट्रेस्ड वाला है, स्ट्रेस्ड सिल्वर को शुरू कर रहा है, तभी जाकर के ये एलिट्रेशन कराएगा। अगर वर्ड के लास्ट में है, जैसे बोले कि ब्लैक सैक इज़ सिक, ब्लैक सैक इज़ सिक, तो इसको एलिट्रेशन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये नहीं वर्ड को स्टार्ट कर रहा है और नहीं स्ट्रेस सिल्वल के स्टार्टिंग में। आई बात क्लियर? ये हो गया, तो ये एलिट्रेशन का हो गया, एसोनेंस का हमने देख लिया। अब इस दोनों को मिला करके बना है कॉन्सोनेंस। नाम से इसके आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि एसोनेंस यानी वाउल साउंड रिपीट होगा और एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन करेगा। तो कॉन्सोनेंट से हम कौन उठा लिए, कॉन्सोनेंट से कौन उठा लिए, और एसोनेंस से सोनेंस उठा लिए और उसको मिला करके बना दिए कॉन्सोनेंस। तो कॉन्सोनेंस क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंस इज दी repetition of a sequence of 2 or more consonants but with a change in their intervening vowel, यानी कि जब intervening vowel अलग हो, ठीक, लेकिन उसका कॉन्सोनेंट जो है वो रिपीट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होगा, तब जाकर के वो कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है लिखा हुआ लिव लव, LIVE LOV। अब देखिए यहाँ पर ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, ल, ठीक, लेकिन इंटरवीनिंग वाउल यहाँ पे आई है, यहाँ पर ओ है, ठीक, तो ये लिव लव है ना, इंटरवीनिंग वाउल अलग हो गया, तो ये कॉन्सोनेंट भी रिपीट हो रहा है और वाउल का भी यहाँ पर जो है ना रोल आ जा रहा है, तो इसको कॉन्सोनेंस कहते हैं। इसी तरह से लीन अलोन, देखिए ल, लेकिन इंटरवीनिंग वाउल सेम नहीं है, अलग है। पिटिर पैटर, देखिए प, लेकिन इंटरवीनिंग वाउल यहाँ पर आई, यहाँ पर ए, तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्सोनेंस का, ठीक। एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, आई होप अब क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ यू कैन इवन जज ऑन योर ओन दैट व्हेन देयर इज एनी एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर लाइन ऑफ पोएट्री, एंड दैट टू विथ एक्सप्लेनेशन। अब आप एक्सप्लेनेशन के साथ ही बता सकते हो कि एसोनेंस क्या है, एलिट्रेशन क्या है और कॉन्सोनेंस क्या है और दैट टू क्यों है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अगला है हमारा एनाक्रोनिज्म, कि एनाक्रोनिज्म क्या होता है, ठीक। एनाक्रोनिज्म क्या होता है, देखिए ग्रीक में जब आप मतलब वर्ड मीनिंग आप ज़्यादा डीपली पढ़िएगा तो उसमें आपको रूट वर्ड से, अब कुछ लोग पढ़े भी होंगे, रूट वर्ड से हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। तो ग्रीक का एक रूट है क्रोनस, CHRONOUS। क्रोनस का मतलब हो गया टाइम, ठीक, क्रोनस का मतलब टाइम। गाइनी मतलब लड़की, निम्फ मतलब भी होता है लड़की, गैमी मतलब होता है विवाह, ठीक है, एंथ्रोपस मतलब होता है ह्यूमन काइंड, तो ये सब रूट है। तो उसी में एक क्रोनस रूट है, क्रोनस। तो क्रोनस का मतलब होता है टाइम है। और एना ये एक नेगेटिव प्रेफिक्स है, ठीक, यानी कि उल्टा। तो एनाक्रोनिज्म यानी टाइम का उल्टा। लिखा हुआ है कि एनाक्रोनिज्म is derived from the Greek word anachronos, ठीक है, which means against time, टाइम के उल्टा। therefore an anachronism is an error of chronology or timeline in a literary piece, in other words छोड़िए इसको, आप घर पे पढ़िएगा आराम से, हम आपको बताते हैं इसका मोटा मोटी होता है क्या। देखिए एनाक्रोनिज्म वर्ड से पहले समझ गए कि एना मतलब उल्टा, मतलब अगेंस्ट, एक नेगेटिव प्रेफिक्स है, और क्रोनस से आया है क्रोनिज्म, मतलब टाइम होता है, टाइम के उल्टा। तो जब हम किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ को टाइम के उल्टे में दिखाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन में दिखाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, एनाक्रोनिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी से 50 साल पहले मान लिया कि मेरे दादा थे, ये 50 साल से और थोड़ा भी चले जाते हैं, जैसे कि 80 साल पहले, ठीक है, 80 साल पहले मेरे दादा थे। अब हम बोलेंगे, लिखेंगे अभी दादा के बारे में कि उस टाइम में मेरे दादा जो है फेसबुक पर अकाउंट बनाए हुए थे, चलाया करते थे। तो ये जो फेसबुक का अकाउंट बनाने वाली बात हो गई, ये टाइम के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम में फेसबुक था ही नहीं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एनाक्रोनिज्म का, ठीक, एनाक्रोनिज्म का एग्जांपल हो गया। इसमें भी कुछ एग्जांपल है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, फॉर एग्जांपल इफ़ ए पेंटर पेंट्स अ पोर्ट्रेट। अच्छा, ये एनाक्रोनिज्म जो है यहाँ पे देखिए, अब लिटरेचर में तो होता ही है, पेंटिंग में भी हो सकता है और दूसरे वर्क में भी हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल है कि इफ़ ए पेंटर पेंट्स अ पोर्ट्रेट ऑफ एरिस्टोटल, यानी कि एरिस्टोटल बाबा का एक फ़ोटो बनावे, एंड शोज हिम वियरिंग ए रिस्ट वॉच, और उसमें दिखा दे कि अरिस्टोटल बाबा जो हैं
अरिस्टोटल को अरस्तु बोलते हैं। एरिस्टोटल जो है रिस्ट वॉच पहने हुए हैं, ठीक है, वो भी टाइटन का ज़बरदस्त वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनाक्रोनिज्म। क्या है कि उस समय में था ही नहीं, ठीक, उस समय में वॉच था ही नहीं, ठीक। अच्छा, इसी तरह विलियम शेक्सपियर का जो है एक वर्क है शायद ओथिलो, आई थिंक इफ आई रिमेंबर, उसमें जो है क्लॉक के बारे में बताया गया, CLOC के क्लॉक, ठीक, क्लॉक। तो उस टाइम में क्लॉक था नहीं, क्लॉक का तो इन्वेंशन बाद में हुआ है, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया एनाक्रोनिज्म का। समझ गए? चलिए आगे आ जाते हैं। ये एनाक्रोनिज्म आई होप क्लियर है। और एक इनकॉन्ग्रुअस होता है, उसको आप खुद समझिएगा। एम्बिग्यूटी क्या होता है? एम्बिग्यूटी देखिए क्या होता है, लिखा है कि एम्बिग्यूटी इज़ व्हेन अ वर्ड, फ्रेज, स्टेटमेंट और आइडिया हैज़ मोर देन वन मीनिंग और कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। मतलब बोला है कि देखिए कि जब कोई एक ऐसा वर्ड हो, ठीक है, जिससे दो तरह का अलग अलग आइडिया आ सकता है, दो तरह का अलग अलग आइडिया आ सकता है, तो उसी को हम एम्बिग्यूटी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ए गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर, ए गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी इस पर है, काहे भैया? देखिए जैसे प्ले मतलब होता है खेलना, और ईयर लगा जाने से हो गया प्लेयर, तो खेलने वाला। तो उसी तरह इस फ्रेज़ का एक मतलब ये हो सकता है, इस सेंटेंस का एक मतलब ये हो सकता है कि जो गुड लाइफ है वो डिपेंड करता है लिवर पर, मतलब LIVER, लिव मतलब रहना, और उसमें ईयर लगा जाए तो रहने वाला। तो जो अच्छा लाइफ है, गुड लाइफ है, वो डिपेंड करता है रहने वाले पर, कि कैसे रह रहा है। ये एक मीनिंग हो गया। और इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है कि ए गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर, यानी कि जो आपका पेट में है, स्टमक में जो ऑर्गन है एक लिवर, जिसको शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में शायद इसको यकृत क्या बोलते हैं, यकृत, पता नहीं जो भी बोलते हैं हिंदी में, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका अब एक मतलब तो ये होगा कि जो एक गुड लाइफ है वो डिपेंड करता है लिवर पर, मतलब रहने वाले पर, कि कैसे आप रह रहे हो, एक मतलब हो गया। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है कि गुड लाइफ डिपेंड करता है आपके लीवर पर, कि आपका लीवर कैसा है। एम्बिगुअस हो गया ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक। अगला एग्जाम्पल है फॉरेनर्स आर हंटिंग डॉग्स, फॉरेनर्स आर हंटिंग डॉग। अब इसका दो मतलब हो सकता है। एक मतलब ये हो सकता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो डॉग को हंट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डॉग को हंट कर रहे हैं, एक मतलब हो गया। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है इसका कि फॉरेनर्स आर हंटिंग डॉग, कि फॉरेनर कुत्ते की तरह हैं, ठीक। हंटिंग डॉग मतलब जैसे कुत्ता हंट करते रहता है, उसी तरह फॉरेनर्स हैं। जैसे फॉरेनर्स आर हैप्पी पीपल, उसी तरह फॉरेनर्स आर हंटिंग डॉग, की फॉरेनर जो है हंटिंग डॉग की तरह होते हैं। एक ये हो सकता है एग्जाम्पल का इसका मीनिंग। और दूसरा मीनिंग इसका ये भी हो सकता है कि फॉरेनर जो है वो डॉग को हंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों मीनिंग हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन। तो इसी को हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं, समझ गए। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला है हमारा एनाग्राम, ठीक है। एनाग्राम ये बहुत इजी है। देखिए कि एनाग्राम इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले इन विच लेटर्स ऑफ अ वर्ड और फ्रेज आर रीअरेंज्ड इन सच ए वे दैट ए न्यू वर्ड और फ्रेज इज़ फॉर्म्ड। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए कोई एक वर्ड दिया गया, ठीक है, कोई एक वर्ड दिया गया, ठीक। अब उसको क्या करिए कि उसके लेटर को ना अरेंज कर लीजिए इधर उधर उधर करके, ठीक। और उससे आपका एक क्या बन गया, एक वर्ड बन गया दूसरा, जिसका कुछ और मीनिंग हो, तो उसी को हम एनाग्राम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड बहुत बेसिक वर्ड है LIVE, ठीक। ये लिव होता है, लिव मतलब रहना, या इसको आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, उसका फीमिनिंग अलग हो जाएगा। अगर हम इसके लेटर को रीअरेंज करके लिख दें VILE, वाइल कर दें, वाइल, तो वाइल का मतलब था कुछ बहुत बुरा, भद्दा, घटिया। तो ये क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। कैसे? सिर्फ इसके लेटर को हम अरेंज कर दिए। तो यही एग्जाम्पल है किसका, एनाग्राम का। तो एनाग्राम में हम कुछ नहीं करते हैं, बस उसके लेटर को एक क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, जिससे एक नया मीनिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक फेमस एनाग्राम है आई एम ए वीकिश स्पेलर, कि मैं एक बहुत कमज़ोर स्पेलिंग करने वाला हूँ। तो ये विलियम शेक्सपियर क्या है, एनाग्राम है। तो ये एनाग्राम का एग्जाम्पल है कि लेटर को आप रीअरेंज कर दोगे, ठीक है, ये एनाग्राम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है एंटी हीरो। इसको आप एंटी हीरो भी कह सकते हैं और एंटी हीरो भी कह सकते हैं। एंटी हीरो क्या है भैया, ये तो नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है। हीरो आप समझ रहे होंगे कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन रोल में होता है। अच्छा पहले एक बात बताइए कि जैसे जो हीरो है या जो मेन रोल में है या जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है किसी प्ले में या किसी मूवी में,
उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। और जो गुंडा होता है विलेन, उसको क्या बोलते हैं बताइए तो? इसी तरह का वर्ड है, प्रोटैगनिस्ट टाइप का ही वर्ड है। बताइए, बताया भी गया है, अगर आपने नोट एक बार पढ़ा होगा ना तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि प्रोटैगनिस्ट हो गया हीरो, कैरेक्टर का मेन, मतलब जो वर्क है उसका मेन कैरेक्टर, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। और जो विलेन हो, गुंडा हो, जो कि बुरे रोल में हो, बैड गाय हो, उसको क्या बोलते हैं? इसी तरह का वर्ड है, प्रोटैगनिस्ट से रिलेटेड ही वर्ड है। बताइए क्या बोलते हैं? बताया गया है, ये नोट में भी आपको होगा और हम पढ़ाए भी थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट। एंटी प्रोटैगनिस्ट। एंटी प्रोटैगनिस्ट नॉट एक्चुअली। प्रोटैगनिस्ट का जो अपोजिट है विलेन के लिए, हम लिटरेचर में वर्ड यूज़ करते हैं, वो है एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST। तो वी हैव प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट। हाँ, हम समझने के लिए इसे एंटी प्रोटैगनिस्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज़ ओके फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट व्हेन वी यूज़ द लिटरल टर्म, तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो है एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट। तो प्रोटैगनिस्ट हीरो हो गया और एंटागोनिस्ट विलेन हो गया, गुंडा हो गया। ठीक है, चलिए कहाँ गए, ये रहा एंटी हीरो। अच्छा, एंटी हीरो कुछ लग रहा है ना कि हीरो का इसमें भी उल्टा होगा, देख लेते हैं। लिखा कि एंटी हीरो इज ए लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय राइटर्स फॉर अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर। इसको ध्यान रखना है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन ए प्ले और बुक दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ कन्वेंशनल हीरो। देखिए, अब यहाँ पे बस आपको दो ही चीज़ याद रखना है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ कि ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा, सबसे पहली बात। ठीक है, एंटी हीरो जो है वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और क्या होगा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना वो ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट? कन्वेंशनल हीरो के ऑपोजिट। ठीक, और आगे पढ़ते हैं। द प्रोटैगनिस्ट इज जनरली एडमायर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट हो गए है, यानी कि हीरो जो हो गया है हमारे प्ले का, ठीक है, वो किसके लिए एडमायर किया था भैया? ब्रेवरी के लिए, बहादुर हो गए है, ठीक है, लड़ाई वड़ाई करके सबसे जीते हैं। स्ट्रेंथ, ताकतवर होता है। चार्म, ठीक है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। इंजेन्युटी, ठीक है, यानी कि जेन्युइन होता है वो। इंजेन्युटी मतलब वो जो भी करता है वो इफेक्टिव होता है, ये हो गया। ठीक, ये सारा हो गया प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर। वाइल अब एंटी हीरो का देखिए आता है। एंटी हीरो इज टिपिकली क्लमसी, भद्दा, गंदा, अनसोलिसिटेड, कोई ढंग नहीं है उसको कुछ करना, जैसे तैसे कुछ कर देता है। अनस्किल्ड, उसके अंदर स्किल नहीं है। एंड हैज़ बॉथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। तो ये क्या हो गया? ये सीधा प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट हो गया। ठीक, तो उसी को हम एंटी हीरो बोलेंगे। तो एंटी हीरो याद क्या रखना है आपको कि ये प्ले का जो है वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा। सबसे पहले तो ये रखना, प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो प्रोटैगनिस्ट के ठीक अपोजिट होगी। ठीक, अच्छा, अब फिर एंटैगनिस्ट और इसमें क्या फ़र्क होगी भैया? ये भी है ना कि एंटैगनिस्ट और इसमें क्या फ़र्क हो गया। ठीक, तो देखिए, एंटैगनिस्ट में जो भी कैरेक्टर होते हैं, एंटैगनिस्ट में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं? इंटेंशनली नेगेटिव। मतलब वो जैसे हीरो ब्रेव है तो वो मर्डर करने वाला है, प्रोटैगनिस्ट हमारा बचाने वाला है तो वो मर्डर करने वाला है। प्रोटैगनिस्ट जो है उसके अंदर काइंडनेस है तो हमारा एंटैगनिस्ट जो है वो क्रूएल है। तो ये सीधे ऑपोजिट कॉनोटेशन के साथ आता है। लेकिन एंटी हीरो में क्या है? ऐसा नहीं है, उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो मर्डरर होगा, क्रूएल होगा, नहीं। इसके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होंगे। यानी कलमसी है, भद्दा है, ठीक है, अनसोलिसिटेड है, अनस्किल्ड है। ठीक, तो एंटी हीरो के लिए आपको याद रखना है कि ये एक प्ले का प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ये बात होगी। आगे आते हैं। अब ये तीन चीज़ जो है इस पेज में जो है तीन चीज़ वो समझना है आपको ध्यान से। चलिए देख लेते हैं क्लाइमैक्स के बारे में। सबसे पहले लिखा है द क्लाइमैक्स ऑफ अ प्लॉट इज़ द स्टोरीज सेंट्रल टर्निंग पॉइंट। बस इतना ही पे आपका क्लियर हो सकता है कि जो क्लाइमैक्स होता है ना वो स्टोरी का सेंट्रल टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पर से स्टोरी का जो है टर्निंग पॉइंट हो गया। ठीक, द मोमेंट ऑफ पीक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट, कि यहाँ पर ना टेंशन सबसे ज़्यादा पीक पर होता है। विच ऑल द प्रीसीडिंग प्लॉट डेवलप्स हैव बीन लीडिंग अप टू। मतलब बोला कि देखिए, जो ऐसा मोमेंट, ठीक है, पहले से सारा मोमेंट यहीं पर आने के लिए लीड किया है। ठीक है, और यहाँ पर पीक टेंशन होगा। ठीक, इन ए ट्रेडिशनल गुड वर्सेस इविल स्टोरी लाइक मेनी सुपर हीरो मूवीज, द क्लाइमैक्स इज टिपिकली द मोमेंट व्हेन द हीरो फाइनली कन्फ्रंट्स और डज बैटल विद द विलेन। मतलब कि यहाँ पर जो है जो भी पूरी स्टोरी चली है ना वो यहाँ पर इसी मोमेंट के लिए चली है। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन होगा। ठीक, अब उसके बाद जो है
चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मूवी आई थी करण अर्जुन वाला, भाग अर्जुन भाग वाला, उसका मुझे नाम नहीं पता क्या है। उसमें होता क्या है कि दोनों जुड़वे भाई रहते हैं, ठीक है, उनकी माँ कैसे कैसे हो जाती है। तो एक ऐसा टाइम आता होगा, मतलब मूवी शुरू से चल रही है। अब मूवी के एंड से पहले थोड़ा सा एक ऐसा टाइम आता है जब वो भाई एक दूसरे को पहचान जाते हैं किसी तरह से, या फिर माँ से वो पहचान गए, ठीक है, अपने एक दूसरे को किसी भी, तो वो जब पहचान गए ना, वही क्लाइमेक्स हो गया। अब वहाँ से चीज़ें ना नीचे की तरफ जाएगी, मतलब कि अब वो माँ से मिलेगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, ये हो गया। तो वो क्लाइमेक्स होता है। अगर आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो इट विल बी मच लाइक, ठीक है, ऐसे मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर हमारा स्टोरी शुरू हुआ, ठीक है। अब ये स्टोरी ऐसे 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 जा रही है, प्रोसीड हो रही है, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हीरो, ठीक है, मान लिया कि हीरोइन ही उसको बताई कि मेरे भाई का जो है मर्डर उसने किया है। तो ये यहाँ पर पीक मोमेंट है। अब यहाँ पर उससे लड़ाई करेगा, अब चीज़ें नॉर्मल होकर के फिर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये जो पीक मोमेंट है जहाँ पर कोई मेन कन्फ्रंटेशन होता है या कोई बहुत बड़ा फैक्ट डिस्कवर होता है, तो वही हमारा कहा जाएगा क्लाइमैक्स, ठीक बात, क्लाइमैक्स कहलाएगा। तो ये हो गया एक लिटरेरी टर्म। अच्छा, क्लाइमैक्स जो है ना एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, उसका भी कुछ इसी तरह का मतलब है। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि क्लाइमैक्स एज ए फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, क्लाइमैक्स जो है फिगर ऑफ स्पीच भी है। क्लाइमैक्स इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंस, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, सेंटेंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस मतलब जो चीज़ें हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में लगाई हुई, मतलब कि पहले कम इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बाद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक, तो हम सबसे पहले नॉर्मल चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम पहले स्काई को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक, उसके बाद हम प्लेनेट को डिस्क्राइब करेंगे और तब जाकर के यूनिवर्स को डिस्क्राइब किए। तो ये क्या हुआ, ये हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस को कवर किए। मतलब पहले स्काई थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, उससे प्लेनेट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्स को हम डिस्क्राइब किए, या ब्लैक होल या जो भी हो। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस फॉलो करते हैं कहीं भी, तो इसी को हम क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, एंटी लग जाने का मतलब क्या हुए, उल्टा हो गए है। उल्टा हो गए मतलब क्या कि क्लाइमैक्स का उल्टा हो गया। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है कि कोई चीज़ सबसे पीक इम्पोर्टेंट पर जाता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जब पीक पर जाता है, जिसके अराउंड कहानी चल रही होती है, तो उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, ठीक। पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा है। लिखा है कि एंटी क्लाइमैक्स इज ए रेट्रिकल डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज ए डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, इसको याद रखना है, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन और सडन ट्रांजिशन इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब जो चल रहा है, सडन ट्रांजिशन अचानक से, फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट आइडिया टू ए लिडिक्रस और ट्रिवियल वन, बेकार फालतू वाली बात, ठीक। मतलब जो डिस्कोर्स है, बातचीत चल रहा है या प्लॉट चल रही है, जो भी चल रहा है कहानी, उसमें होगा क्या कि ट्रांजिशन हो जाएगा, सडन ट्रांजिशन, इसको ध्यान रखना, सडन ट्रांजिशन कैसे भैया, इम्पोर्टेंट से ट्रिवियल, फालतू बकवास, लिडिक्रस, बेहुदा बात पर, ठीक। मतलब क्या सॉरी, कि कहानी चल रहा है, उसी करण अर्जुन वाला ही हम आपको एग्जाम्पल दिलवाते हैं, ठीक है, करण अर्जुन वाला ही चल रहा होता है, चल रहा है, ठीक। और वहाँ पर क्या हो कि आपको लग रहा है कि अब जो है ना हीरो डिस्कवर कर लेगा कि ये जो है मेरा जुड़वा भाई है, अब डिस्कवर कर लेगा। लेकिन क्या हो कि वो कहानी नहीं हो वहाँ पर ख़त्म, मतलब कि नहीं, वो डिस्कवर नहीं कर पाया, माँ उसे मिला, फिर वो चला गया, शादी ब्याह करके अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लिया। तो ये क्या हो गया, आप डिसअपॉइंट हो गए। मतलब कि आपको लग रहा था कि अब कहानी में दोनों भाई एक दूसरे को पहचान लेगा, माँ से मिल भी लेगा, ये क्लाइमैक्स है, अगर मिल गया तब, और अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, ये सडन ट्रांजिशन है ना। आप तो उम्मीद कर रहे थे, आप पूरा मूवी को देख करके आप यहाँ तक आ गए थे कि अब ये दोनों भाई दूसरे को खोज लेगा, लेकिन हो जाए उल्टा, नहीं खोजे, दोनों को नहीं पता चले कि मेरा भाई है, दोनों शादी उदी कर ले फर्स्ट क्लास में आके और चला जाए जहाँ भी, जो भी इसका एंड हो। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, एंटी क्लाइमैक्स बोलेंगे, ठीक। मतलब कि जो चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन से ना हो उसको हम एंटी क्लाइमैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यही एंटी क्लाइमैक्स का लिखा कि इट इज़ व्हेन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट एक्सपेक्टेशंस आर रेज्ड, है ना, एक्सपेक्टेशंस आर रेज्ड, कि आपका एक्सपेक्टेशन हाई है कि हाँ भैया अब हो जाएगा, ये होगा, जय होगा, एवरीथिंग इज़ बिल्ट अप, सब कुछ जो है ना बन गया, क्योंकि स्टोरी तब से लेकर के इतना तक आई है। एंड देन सडनली समथिंग बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग हैपन्स, क्या होगा, अचानक से कुछ फालतू बात हो जाए यार, दिस इज एंटी क्लाइमैक्स, समझ गए। और क्या लगा, बिसाइड्स दैट द ऑर्डर ऑफ ए स्टेटमेंट ग्रेजुअली डिसेंड
इन एंटी क्लाइमेक्स मतलब क्या होगा कि इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ों का बजाय ऊपर जाने का नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम एक्सपेक्टेशन कुछ और कर रहे थे और यहाँ पे फालतू चीज़, बोरिंग चीज़ हो गया या डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो गया। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमेक्स। समझ गए एंटी क्लाइमेक्स? तो ये सारा चीज़ हो गया एंटी क्लाइमेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है कहीं पर जादू ही देखने जा रहे हैं, तो यूजुअली उम्मीद करते हैं आप, ऐसे बहुत तरह का जादू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसे जो प्लेइंग कार्ड है ताश, उसको चेंज कर देना, ठीक है, कुछ का कलर चेंज कर देना, सिक्का को 1 से 5 बना देना, और एक भी होता है कि आदमी को 2 पार्ट में काट देना, ठीक है, और भी बहुत सारा बड़ा बड़ा जादू। तो आप जादू देखने का तो आपको उम्मीद यही है कि आप पहले छोटा सा काम करेगा, मतलब कलर चेंज करेगा, ताश का ये चेंज करेगा, सिक्का को 1 से 5 बना देगा, और लास्ट में कोई बड़ा सा जादू दिखाएगा, मतलब आदमी को काटने वाला या कोई ऐसा बड़ा वाला। एक्सपेक्टेशन क्या हो गया आपका, रेज हो गया। लेकिन क्या हो कि लास्ट में कुछ फालतू सा दिखा दे, मतलब एक ऐसा जादू जो को आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, बोरिंग या डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो गया। आपके एक्सपेक्टेशन रेज थे लेकिन उसके ठीक उल्टा हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स। आई बात समझ में? ठीक, अब आ जाते हैं हम उस फालतू चीज़ पर जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया था, बेथोस एंड एंटी क्लाइमेक्स। लिखा है कि बेथोस इज ग्रीक फॉर डेप्थ। बेथोस का मतलब होता है डेप्थ आप समझ लें। देखिए इमेज आप बनाने की कोशिश करिए, आसानी समझ में आ जाएगा। एंड इट हैज़ बीन, इतना मत पढ़िए। देखिए एक बंदा था लॉगिनस, ग्रीक का, ठीक, उसने एक ऐसे लिखा था ऑन द सबलाइम, ठीक है, ऑन द सबलाइम। उसी का देखा देखी, ठीक है, उसी का देखा देखी हमारे अलेक्जेंडर पोप भैया थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, धांसू आदमी हैं। उन्होंने भी एक लिखा ऐसे ऑन बेथोस ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री। सिंक समझ रहे हैं, डूबना नीचे। आप कॉनोटेशन समझिए, सिंक मतलब डूबना, डेप्थ मतलब क्या होता है, डूबना नीचे। तो बात यही हो रही है सब जगह, ठीक, इतना बात समझ में। अब आगे लिखा है कि द वर्ड एवर सिंस हैज़ बीन यूज्ड फॉर एन अनइंटेंशनल डिसेंट। अनइंटेंशनल, जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनल है, यानी कि हम नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, हो गया, उसको अनइंटेंशनल बोलते हैं। इन लिटरेचर when starting to be pathetic or passionate or elevated, the writer overshoots the mark and drops into the trivial or ridiculous। फिर वही बात है कि देखिए ओवरशूट मतलब कि हम सोच रहे हैं कि यार ऊपर जाएगा, लेकिन हो क्या गया, ये ट्रिवियल या रिडिकुलस में चला जाता है। ये ट्रिवियल मतलब कि यहाँ पे कोई मेजर चीज़ होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, धर ये ट्रिवियल या रिडिकुलस पर ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। लिखा है कि एंटी क्लाइमैक्स इज सम टाइम एम्प्लॉयड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बेथोस। ये क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ देखिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एंटी क्लाइमैक्स इज समटाइम्स एम्प्लॉयड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बेथोस। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने 6 से 8 वाले क्वेश्चन पर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन रहा 6 से 8 वाला। क्वेश्चन नंबर हम 90 निकालते हैं दर्शनी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन 98 में पढ़िए आप। लिखा हुआ है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज बेथोस। कि बेथोस को जो है मतलब किस और नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर अब हुआ एंटी क्लाइमैक्स। अब बताइए, इतना डीप जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। आप अगर सीधे बेथोस एंटी क्लाइमैक्स पढ़ के छोड़ दीजिएगा तब नहीं पता चलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि एंटी क्लाइमैक्स वो भी सम टाइम्स है, नॉट यूजुअली, ऑलवेज नहीं, सम टाइम्स। समझ रहे हैं कितना ये डेंजरस है। एंटी क्लाइमैक्स इज समटाइम्स एम्प्लॉयज एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बेथोस। देखिए यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। और ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ, ठीक है, ये 2-3 किताब को पढ़ करके नोट्स बनाया हूँ। मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें सारा लिटरेरी टर्म और सारा फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है, और एक यूजीसी नेट का किताब है, ठीक, उसमें से ये पॉइंट हम बनाए हैं। तो डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। ये हमारा हो गया बेथोस का और ये हो गया एंटी क्लाइमैक्स का, ठीक है, ये सारी बात हो गई। चलिए आगे आ जाते हैं। हम एंटी क्लाइमैक्स समझ गए, क्लाइमैक्स समझ गए, बेथोस समझ गए। क्लाइमैक्स का मोटा मोटी इतना समझिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, तो जय हो गया क्लाइमैक्स। और उसका उल्टा हो गया कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि कुछ धांसू होगा, बढ़िया होगा, धमाक होगा, ठीक, और वहाँ पे उसका उल्टा हो गया, ठीक, फालतू चीज़ हो गया, बोरिंग चीज़ हो गया, डिसअपॉइंटिंग चीज़ हो गया, तो जय हो गया एंटी क्लाइमैक्स, ठीक। और बेथोस से एंटी क्लाइमैक्स को कभी कभी एक ही हम मतलब इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते, इक्विवेलेंट है दिया बस, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि थोड़ी सी ज़्यादा डीप है। इनका कोई ठिकाना नहीं, ये लोग पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत डीप है और इसीलिए मैं आपको
बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत छोटा छोटा इसका बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा टर्म है एब्सर्ड, इन लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, या इसको हम एब्सर्डिज्म ही बोलते हैं, ABSURDISM, एब्सर्डिज्म बोलते हैं। एब्सर्ड का मतलब देखिए होता है, अगर आप डिक्शनरी में खोजिए कि एब्सर्ड माने किए हुए है तो होता है फालतू बेकार चीज़, भद्दा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको एब्सर्ड बोलते हैं। ठीक, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, देखिए, द टर्म इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन लिखा हुआ इस वाला, विच हैव इन कॉमन द व्यू दैट ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। इसको याद रखिए, ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। ह्यूमन कंडीशन एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, फालतू है, बेकार है। ठीक, एंड दैट दिस कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर दैट आर देमसेल्व्स एब्सर्ड। एब्सर्ड के बारे में 2-3 चीज़ें हम आपको बताते हैं, उसी से काम बन जाएगा आपका। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इंसान का जो लाइफ है, ह्यूमन कंडीशन, वो मीनिंगलेस है। ठीक है, मीनिंगलेस है, कभी बीमार है, कभी ये है, उसको नौकरी नहीं लगा। अब आप ही हम लोग खुद देख लीजिए, 3-3 साल, 4-4 साल, 8-8 साल लोग नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं होता है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम। ठीक, तो इसी को हाईलाइट किया जा रहा है, इसी एस्पेक्ट को कहा जा रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है। ठीक, और ये चीज़ें जिस लिटरेचर में शो हो उसको हम लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड कहते हैं या एब्सर्डिज्म बोलते हैं। ठीक, एक बंदा था अल्बर्ट कैमुस, जिसका नाम है द मिथ ऑफ, उसने एक किताब लिखा भैया, द मिथ ऑफ सिसिफस। ये किताब मेरे पास है, ठीक है, पतली सी किताब है, अच्छी किताब है बहुत, द मिथ ऑफ सिसिफस। इसमें इसने एक कहानी बताया ग्रीक देवता की, कि एक बंदा था सिसिफस था। ठीक, उसको मौत से ना डर लगा था, वो चाहता था कि हम मरे नहीं, अपन जिंदा ही रहेगा हमेशा। ठीक, ऐसा थोड़ी होता है। तब समय आ गया मरने का, ज्यूस जो है भेजा कि जाओ सिसिफस के जो है ना दम घींच ले जा करके, नीचे आया गॉड ऑफ डेथ, अब बोला कि चलिए भैया आपका जो है ना मरने का आप समय हो गया है। इससे पहले ये क्या गया था सिसिफस, इसको पता था कि अब हम मरने वाले हैं। ठीक, कुछ दिन पहले तो इसने अपने वाइफ को बता दिया था पहले ही कि देखो बेटा, जब हम मर जाएंगे ना तो तुम क्या करना कि हमको जलाना या दफनाना नहीं, मतलब हमको क्रीमेट या फिर बेरी मत करना, बल्कि हमको ना सड़क पे ऐसे फेंक देना। ठीक है, तुम हमसे प्यार करती है ना? हाँ करते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए कि तुम हमसे प्यार करती है, जब हम मर जाएंगे तो मेरे बॉडी को, डेड बॉडी को फेंक देना रास्ते पर ही। बोले ठीक है, बस इतनी सी बात है, फेंक देंगे, ये बात है, प्रॉमिस करते हैं। ठीक, प्रॉमिस करते हैं। अब जीस भेजा डेट ऑफ गॉड ऑफ डेथ को, जाओ सिसिफस को जो है ना अब टाइम आ गया, उसको ले आओ, ऊपर मर गया। इसका बोला कि चलो ठीक है भैया, अब तुम्हारा मरने का समय हो गया, चलो वहाँ हम मज़े करेंगे। बोला ठीक है चलिए, चला गया। अब इसकी वाइफ जो है अपना एज प्रॉमिस्ड, ठीक है, जैसा कि इसने सिसिफस से प्रॉमिस किया था, उसके डेड बॉडी को ले जाकर के फेंक दिया रोड पर। ठीक, इसने एक्चुअली प्लान बनाया था गॉड के खिलाफ, फेंक दिया इसकी बॉडी को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का सिसिफस का जो है आत्मा ज्यूस को बोला, ज्यूस जो है ना, जब आप ग्रीक मैथोलॉजी पढ़िए तो उसमें ज्यूस जो सबसे बहुत बड़े वाले गॉड थे। तो ज्यूस को बोला कि देखिए भैया, हमारी वाइफ देखिए कितना गद्दारी की है हमसे, हम उससे जीवन भर प्यार किए और वो हमसे इतना बड़ा गद्दारी की कि हमारे मरे हुए शरीर को जो है अंतिम संस्कार नहीं की। बताइए, ऐसा होता है क्या कि किसी का हस्बैंड मर जाएगा और अंतिम संस्कार नहीं करेगी? देखिए वो हमारी डेड बॉडी को जो है ना फेंक दी है सड़क पर। हमको बस 2 दिन का मौका आप दे दीजिए, हम उसका जो है ना उसको ठिकाना लगा के सबक सिखा करके आ जाते हैं। जी से बोला यार बात तो तुम ठीक बोल रहा है, ऐसा करो जाओ जल्दी आ जाना। ठीक है, अरे ठीक है आ जाते। आ गया नीचे में अभी, ठीक है, नीचे में आ गया। अभी जो जाना ही नहीं चाह रहा है ऊपर, ठीक है, नीचे में आ गया ये, अब जाना ही नहीं चाह रहा है गॉड के पास वापस। ठीक, जाना ही नहीं चाह रहा है। अब ये तो ऑलरेडी डेड है ना, जिंदा थोड़ी है कि इसका आत्मा खींच लेगा, डेड है। अब जीस बोला यार तुम तो गड़बड़ कर दिया यार, ठीक है, मुझे ही टोपी पहना दिया, अभी इसका गेम बजाना पड़ेगा। अब बोला कि देखो बेटा टेंशन इस नहीं है, तुम नीचे ही रहो, लेकिन तुम जीवन भर एक ही काम करोगे। क्या काम करोगे? देखो इससे काम करोगे कि बगल में एक पहाड़ी है, ठीक है, जैसे ऐसे वाला पहाड़ी, ठीक है, तुम्हारा जीवन भर यही काम रहेगा कि तुम एक बाउल्डर को, बड़े से गोलके वाले स्टोन को, ठीक है, इसको लगा करके ऊपर से नीचे रोल कर करके यहाँ पर लाओगे। ठीक, और ये जैसे यहाँ पर आने वाला होगा ना, ऊपर में पहुँचेगा टॉप पर, कि फिर से ये वापस यहाँ पे रहेगा, फिर तुम ऐसे करोगे, फिर इधर जाएगा, फिर इस तरह करते करते तुम जीवन भर यही करते रहोगे।
अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिसिफस जो है अब वही जीवन भर करते रहा। तो हालांकि इसमें कोई मीनिंग नहीं है, बॉर्डर को ऊपर ले जाना फिर ग्रो, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी इसको सिसिफस कर रहा है। तो अल्बर्ट कैमुस ने बताया यही बात कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सुबह 8 बज करके उठे, हम ऑफिस में गए, दिन भर काम किए, फिर वापस आए, बहुत सारे जगह मीनिंग होता है, लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोई इसका मीनिंग नहीं होता ना। हम एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम पैसे के लिए सिर्फ और सिर्फ कर रहे होते हैं। इसीलिए अल्बर्ट कैमुस ने जो है उसको एब्सर्ड कहा, और उसने एब्सर्डिज्म का जो है कॉन्सेप्ट इस द मिथ ऑफ सिसिफस बुक में दिया। ठीक, ये हो गया। तो आप अगर ये याद नहीं रखते हैं अल्बर्ट कैमुस वाली बात तो चलेगा फिर भी, लेकिन इस बात को आपको ज़रूर से याद रखना है कि जो एब्सर्डिज्म की शुरुआत है लिटरेचर में वो हुआ है सैमुअल बेकेट के नॉवल वेटिंग फॉर गोडो से। इसको वेटिंग फॉर गोडो पढ़ते हैं, गोडोट नहीं, वेटिंग फॉर गोडो 1954 की नॉवल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेटिंग फॉर गोडो इज़ ए वर्क ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म, एब्सर्डिज्म। तो इसका आंसर होगा एब्सर्डिज्म। तो सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर एब्सर्डिज्म, वेटिंग फॉर गोडो जो है इसका एग्जाम्पल है। तो आपसे अगर पूछा जाए, आपको याद रखना है कि एब्सर्डिज्म, सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडो, और एक हम कहानी सुनाएंगे तो इससे भी याद रहेगा, और लाइफ जो है मीनिंगलेस है। ये बात हो गया एब्सर्डिज्म के बारे में। ठीक है। अच्छा, इस वेटिंग फॉर गोडो में भी ना कुछ इसी टाइप का थीम है। आप जो है यूजुअली इसका समरी देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर लिखिएगा वेटिंग फॉर गोडो का समरी दीजिए तो दे देगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एकेडमिक नॉवल, या इसी को यूनिवर्सिटी नॉवल बोलते हैं, या इसी को कैंपस नॉवल बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम कहा गया, इसी का एक और नाम जो है ना वार्सिटी नॉवल भी है। ये रहा वार्सिटी नॉवल। अच्छा, यहाँ पर हम AKA लिखे हैं, कोई बता सकता है कि AKA का मतलब क्या होता है? AKA हम लिखें AKA वार्सिटी नॉवल, बताइए तो थोड़ा। बताइए ना, जब तक हम पानी पी लेते हैं। AKA यहाँ पर लिखा हुआ है, AKA वार्सिटी नॉवल। AKA का मतलब क्या होता है? बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना ही चाहिए, बहुत बेसिक वर्ड है, टर्म है इनफैक्ट। AKA मतलब क्या होगा? आपने पढ़ते रहे तो देर लगातार बोल। AKA मतलब कुछ तो बताइए, गलती सलती। नहीं पता है ना? देखिए हम बताए थे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ना दूसरे भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो हाथ उठाए हैं क्या कोई आदमी, या मैसेज किए? उपनाम, हाँ उपनाम सही बात है, एकदम सही बात है, उपनाम कहते हैं। लेकिन आप उसका ये बता दिए, मतलब कॉन्सेप्ट बता दिए। AKA को बोलते हो एक उपनाम होता है, सही बात है कि इसी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन AKA मतलब क्या? यहाँ पर उपनाम तो नहीं होगा। उपनाम कॉन्सेप्ट हाँ सही है कि अगर हम बोलें कि ही इज श्याम कुमार AKA मोनू, तो मतलब कि उसी का नाम जो है ना उपनाम जो है सोनू भी है। लेकिन AKA मतलब क्या? देखिए हम बताते हैं। AKA एक एक्रोनिम है जिसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। ए से ऑल्सो, एन से नोन एज, यानी कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसी को AKA बोलते हैं। इसी के लिए एक और टर्म होता है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, एलियास, ALIAS, एलियास। ठीक, तो ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है। ठीक, जैसे अगर एक सांसद हैं हमारे ही बिहार के, पूर्णिया के, उनका असली नाम हमको शायद राजीव रंजन या क्या है, लेकिन उनका नाम पप्पू चौधरी से सब लोग जानते हैं उनको, मतलब अभी जो निर्दलीय जीते हैं MP तो उनको भी ऐसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उनका नाम राजीव रंजन है, शायद इसी टाइप का नाम, तो उसको बोला जाए कि राजीव रंजन AKA पप्पू चौधरी, या राजीव रंजन एलियास पप्पू चौधरी। इजी है। ठीक, तो एकेडमिक नॉवल के बारे में देखिए, नाम से ही क्लियर है, एकेडमिक नॉवल, यूनिवर्सिटी नॉवल, कैंपस नॉवल या वार्सिटी नॉवल। अच्छा, यूनिवर्सिटी को ही वार्सिटी भी बोलते हैं। ठीक, या यूनिवर्सिटी को सीधा सीधा हम यूनी भी बोलते हैं, यूनी। ये सारी जनरल नॉलेज की बातें आपको आनी चाहिए। यूनी, जैसे आई एम स्टडिंग एट ए यूनी, हो गया यूनिवर्सिटी। ए नोवेल सेट प्राइमरीली इन ए कॉलेज या यूनिवर्सिटी कम्युनिटी। इस टाइप का नॉवल जो है ना वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, ठीक है, ऐसे बंदे के बारे में होगा, ठीक है, जो कि वहाँ का एकेडमिक होगा, मतलब वहाँ पढ़ रहा होगा या पढ़ा रहा होगा। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। तो जब कोई एक ऐसा नॉवल है जिसमें मेन कैरेक्टर या जो स्टोरी रिवॉल्व हो रही है वो कैंपस के अंदर है या यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, तो उसको जो है हम बोलते हैं एकेडमिक नॉवल। ठीक, जैसे एक किताब है डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद की,
अभी ही हम पढ़े हैं, पता नहीं, बहुत अच्छी किताब है इनफैक्ट। ठीक है, हम आपको बता ही देंगे, अभी रुक जाइए, गूगल पर सर्च कर लेते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बुक, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बुक, हाँ, प्रोफेसर की डायरी, याद आ गया, प्रोफेसर की डायरी, मतलब देख लिया मैंने गूगल पर, प्रोफेसर की डायरी। तो उसमें वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि हम जो यूजीसी नेट किए, जेआरएफ निकाले, तो उसके बावजूद हमें कितना दिक्कत झेलना पड़ा। तो वो उसी की मतलब आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास इवॉल्व हो रहा है, उसका जो मेन कैरेक्टर वो खुद है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एकेडमिक नॉवल बोलेंगे, या यूनिवर्सिटी नॉवल, या कैंपस नॉवल, या वार्सिटी नॉवल। वो किताब मैंने पूरा पढ़ा है, एक एक पेज। ठीक, इसका 2 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, लेकिन हम 2 रखे हैं, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च, ठीक है, मिडिल मार्च, और दूसरा थॉमस हार्डी का ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये 2 एग्जाम्पल है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको आता ही होगा, कि ये जो जॉर्ज इलियट है, सबसे पहले ये बताइए, जॉर्ज इलियट ये आदमी का नाम है या औरत का नाम है? मतलब फीमेल राइटर है या मेल राइटर है? फीमेल राइटर। फीमेल राइटर है। और ये उनका असली नाम है या नकली नाम है, मतलब सीडोनिम है? देखिए, जॉर्ज इलियट जो है वो एक फीमेल राइटर हैं, ठीक, और इनका जो असली नाम है यानी ओरिजिनल वाला, वो है मैरी एन इवांस, मैरी एन इवांस। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भैया, आपने देखा था कि पूछ लिया था कि डिकन बाबा जो हैं उनका सीडोनिम क्या है, तो वो था बॉज। तो उसी तरह जो जॉर्ज इलियट है वो सीडोनिम है मैरी एन इवांस का, MARY, मैरी ANNEVANS। ये हमारी जॉर्ज इलियट हुई, ये एक महिला है, औरत, ठीक, और इन्होंने जॉर्ज इलियट नाम रखा है। भैया उस समय में महिलाओं को ये स्वतंत्रता न थी, फ्रीडम न थी कि वो अपने नाम से कोई वर्क लिखे, मतलब वर्क लिखना दूर की बात है भैया, तुम कुछ नहीं लिख सकते। तो इसीलिए इन्होंने अपने हस्बैंड के टाइप का, इलियट उनके हस्बैंड थे, और उसमें जॉर्ज लगा दिया, तो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखा। अब बात आ गई है तो मैं आपको एक बहुत ध्यान से चीज़ बता देता हूँ। PSEUDONYM, सीडोनिम मतलब नकली नाम। इसका एक और नाम होता है पेन नेम, पेन नेम। तो पेन नेम सबसे आसान वर्ड है कि पेन नेम है मेरा, जैसे बोलें कि जॉर्ज इलियट मैरी एन इवांस का पेन नेम है। इससे अगर आपको ज़्यादा स्मार्ट बनना है तो आप बोलिए कि जॉर्ज इलियट मैरी एन इवांस का सीडोनिम है। और उससे भी ज़्यादा आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आप जे बोलिए, नॉम दे प्ल्यूम, लीजिए। तो ये तीनों एक चीज़ है, ठीक। पेन नेम बहुत आसान, लेमन सब जान जाएगा। बोलें कि मैरी एन इवांस का पेन नेम जॉर्ज इलियट है, ठीक। अगर आपको थोड़ा अच्छा वर्ड यूज करना है, भारी वाला, तो आप बोलिए कि मैरी एन इवांस का सीडोनिम जॉर्ज इलियट है। एकदम यही बन जाना है भगवान है, तो आप बोलिए कि मैरी एन इवांस का नॉम दे प्ल्यूम जॉर्ज इलियट है, ठीक। ये हो गया, ये तीनों का आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, वो आपसे सीडोनिम ना पूछ के दे देगा नॉम दे प्ल्यूम, अब सर हो जाइएगा कि जे का हो गया नॉम दे प्ल्यूम, तो वो भी वही बात है। आगे चलते हैं, एस्थेटिसिज्म, ये समझ गए, वार्सिटी नॉवल, एकेडमिक नॉवल। अगला टॉपिक है हमारा, मतलब पॉइंट टॉपिक, एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म के बारे में आप बस इतना समझिए कि ये जो है जब स्टार्ट किया गया, देखिए यूजुअली जब आप स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, या मिडिएवल पीरियड में, या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड में वर्क को देखेंगे, तो उन वर्क का मतलब जो भी काम होता था, चाहे वो ड्रामा हो, पोइट्री हो, तो वो डायडेक्टिक होते थे। डायडेक्टिक मैंने कहा कि उससे आपको कुछ सिखाया जाएगा, मोरालिटी सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, ये सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्क वर डायडेक्टिक। हम लिख भी देते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको इधर ले आते हैं, नहीं आ रहा है इधर, जे लिख देते हैं, डायडेक्टिक, DIDA, डायडेक्टिक। तो वो मोस्ट ऑफ द वर्क होते थे भैया डायडेक्टिक मतलब कि आपको ज्ञान स्यान देगा, ठीक। तो ये लोग जो थे बोले कि अरे यार तुम हर में हमेशा ज्ञान ही दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ है उसको आर्ट के तौर पर ही, अगर कोई पेंटिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम उसमें ऐसा चीज़ पेंट करो जिससे हमको ज्ञान मिले, ना ना ना, उसको हम उसकी ब्यूटी को हम एंजॉय करेंगे, ठीक। तो इसी मूवमेंट को बोला गया एस्थेटिसिज्म, कि जब जो हमारा वर्क था उसमें जो हमारा एम्फेसिस था वो ब्यूटी पर हो गया, ना कि डायरेक्टिव नेचर था कि किसी को सिखाना है, मोरल सिखाना है, ना, उस पर नहीं। तो उस मूवमेंट को हम एस्थेटिसिज्म बोला गया। अच्छा, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं क्यों?
इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पूछता क्या है, हम हाईलाइट करना भूल गए, ये पूछेगा आपसे कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी आर्ट को आर्ट के लिए ही यूज करना है, तो एस्थेटिक मूवमेंट। आपसे पूछेगा कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक वॉज रेज्ड इन विच मूवमेंट या इन विच टाइप ऑफ लिटरेचर, तो एस्थेटिक मूवमेंट होगा या एस्थेटिसिज्म होगा। और क्वेश्चन जब बनता है ना, सिर्फ यहीं से बनता है क्वेश्चन कि आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज रेज्ड इन विच मूवमेंट, तो एस्थेटिसिज्म होगा। इसको आप एकदम जरूर से याद रखें, ठीक। ये हो गया आर्ट फॉर आर्ट सेक, एस्थेटिसिज्म हो गया, ठीक। पहले के वर्क डायडेक्टिक नेचर के थे, मतलब आपको कुछ सिखाने वाले हैं ये, ठीक है, हम समझ गए। इसको थोड़ा पर भी लेते हैं, चलिए आपको एक मिनट। इसमें लिखा हुआ है कि द मूवमेंट प्लेस्ड ब्यूटी ओवर सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़ इन आर्ट। क्या है कि ब्यूटी को एम्फेसिस किया गया, सोशल पॉलिटिकल आइडिया ना 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 नहीं। ए फेमस स्लोगन एसोसिएटेड विद एस्थेटिसिज्म, मतलब ये स्लोगन था आर्ट्स फॉर आर्ट्स, आपको ये याद रखना है। दैट इज टू से दैट द मोरल एंड डायडेक्टिक फॉर्म, है ना, मोरल एंड डायडेक्टिक फॉर्म ऑफ द आर्ट एट द टाइम शुड बी मेक अ वे फॉर ब्यूटी, मतलब ये जो मोरल और डिक्टेटिक नेचर, डायडेक्टिक नेचर था, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, मेक द वे, यानी रास्ता बनना चाहिए किसका भैया, ब्यूटी का। अब हम आर्ट को आर्ट के लिए एंजॉय करेंगे, उससे हमको डिसिप्लिन नहीं सीखना है, ठीक है, ज्ञान नहीं हमको लेना है, बहुत ज्ञान ले लिए। ये हो गया एस्थेटिसिज्म के बारे में। अगला है पॉइंट हमारा अफेक्टिव फैलेसी, ठीक। अफेक्टिव फैलेसी देखिए, इसमें आपको ये नाम याद नहीं रखना है, हम नाम फिर दे दिए। विमसार्ट एंड बेट्सले इसने बताया था। देखिए इसमें बोला क्या गया कि देखिए द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोम बाय इट्स इफेक्ट्स स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन रीडर। देखिए हम इसको आपको एक ब्रॉड टर्म में आसान शब्दों में सिखा रहे हैं, कैसे आप कोई पोम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पोम को पढ़ने पर आप पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप उस पोम को पढ़ के आप हैप्पी हो गए, सैड हो गए, कुछ फील किए, नॉस्टैल्जिक फील किए, जो भी होगी, तो अगर हम उसको बेस बनाकर किसी पोम को जज करें, इवेल्युएट करें, हाँ ना भी नहीं खाएगा, तो इस फैलेसी को हम बोलते हैं अफेक्टिव फैलेसी। हम आपको समझाते हैं अब एग्जांपल देकर कि जैसे कि हम आपको एक पोम दिए, ठीक है, और बोलें, पोम दिए आपको और बोलें कि देखिए इसको आप पढ़िए, तो आप उसको पढ़ करके जो है ना आप फील अच्छा किए, खुश हो गए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं वो पोम को कि ये पोम जो है ना अच्छा फील देने वाला है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि उसी पोम को अगर कोई पढ़ करके सैड हो गया, तो अब हम क्या कर दिए कि नहीं ये पोम जो है नॉस्टैल्जिक फील कराने वाला है। तो ये दिक्कत हो गया ना कि सेम पोम में क्या हो गया, अलग अलग इफ़ेक्ट आ गया। तो बोल रहा है कि बजाय हम पोम को उसका जो कंटेंट है उसके हिसाब से इवेल्युएट करने के, मतलब उसमें जो चीज़ लिखा गया है, जो उसका थीम है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से हम उसको इवेल्युएट करने के, उसके हिसाब से उसके बारे में डिटेल करने के बजाय हम इस हिसाब से डिटेल करने की इसका इफेक्ट इंसान पर क्या होता है, जय हो गया अफेक्टिव फैलेसी। बात आ गई समझ में, ठीक। तो ये सब जो है हम लिटरेरी टर्म को, फिगर ऑफ स्पीच को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है, आप पानी शानी पी लीजिए, जो जहाँ जाना है जा लीजिए, ठीक है। 5 मिनट का जो है आपको हम ब्रेक दे रहे हैं, गाना साना भी आप सुन सकते हैं। 2:12 हो गया है, 2:17 पर जो है हम शुरू कर देंगे। तब तक हम भी पानी पी लेते हैं। लगातार बोलते बोलते जो है मेरे गले में थोड़ी सी होर्सनेस आ गई है, ठीक है। 5 मिनट का आपको ब्रेक दिया जा रहा है, 2:18 पे हम लोग फिर से शुरू कर लेंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए आप लोग या तो कुछ पूछ भी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर पानी वानी पी सकते हैं।